डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से सामने से ऑफर किया है F-35। F-35 पहला दुनिया का ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्योंकि Su-57 जो रशिया ऑफर कर रहा है वो हाफ स्टेल्थ काइंड है। लोग अपने आप को स्टेल्थ कहता है, लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जितनी नहीं है। और ओनली एनिमी जिसको मैं गिनता हूँ आजकल वो है चाइना। उसके पास ऑलरेडी 200-250 के आसपास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चाइनीज चोरी करते हैं, चाइनीज स्टेल्थ अभी वो भी प्रूवन नहीं है। वो तो खैर उनका कोई भी लड़ाई में हथियार तक प्रूव हुआ ही नहीं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं कर्नल अजय रैना, जिनको आप सुनते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे प्लेटफॉर्म्स पे अभी भी आप लगातार आते हैं शोज पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद अमर जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे शो पर आपने समय निकालकर तशरीफ आप लेकर आए हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। कर्नल साहब, मैं आपके साथ जो आज का टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इंडिया जो फाइटर जेट लेने की बात हो रही है। बेंगलोर में एरो शो भी हुआ, उसमें ये रहा कि F-35 लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। भारत के पास चॉइसेस को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से सामने से ऑफर किया है F-35। अभी कोई मतलब कोई फाइनल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी पहले तो ये था कि अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये लिया जाएगा या वो लिया जाएगा। रशिया की तरफ से भी ऑफर है, दोनों ही ऑफर सामने हैं भारत के। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो दोनों ऑफर्स में से रशिया और यूएस दोनों की ऑफर्स की अगर सामने रख के एवेल्यूएट किया जाए तो कौन सा बेहतर रहेगा हर लिहाज से, चाहे अब कॉस्ट की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी रशिया की तरफ से है। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्या बेहतर है भारत के लिए? अमर जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है इस। जी अगर हम इसको जैसे काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कॉस्ट पे, जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स पे उंगली रखी है कि कॉस्ट की बात करें, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, हम नेसेसिटी की बात करें, हमारे अडेप्टेबिलिटी की बात करें, ये बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सारे आपस में इंटरमिक्स्ड है। अकेले पैरामीटर्स को स्टडी करना। F-35 पहला दुनिया का ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो तो सीधा एज है उसका, क्योंकि Su-57 जो रशिया ऑफर कर रहा है वो हाफ स्टेल्थ काइंड है। लोग अपने आप को स्टेल्थ कहता है, लेकिन उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जितनी नहीं है। दूसरा, F-35 वॉर टेस्टेड मशीन है। अभी जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अंदर घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था बिना डिटेक्ट किए गए, वो पकड़ा नहीं। इजराइल की ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है, रशियन बेस्ड है, वो नहीं पकड़ पाया था। टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड। Su-57 एक अमेजिंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टेल्थ में उसको इशू है। प्लस वो अभी फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं कह सकते। 2019-20 में डेवलप हुआ था, बीच में कोविड आ गया, बीच में हुआ, और यूक्रेन में शायद वो टेस्ट कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं तो उसके। लेकिन फिर वही है कि इतनी प्लेन एंड सिंपल नहीं अभी, क्योंकि मसला ये है कि हमें F-35 ऑफर हुआ है, हमें Su-57 भी ऑफर हुआ है, और हमारा अपना AMCA भी चल रहा है जो जिस भी जी, स्पीड से आपका चल रहा प्रोग्राम। है। या तीन तीन ये हमारे पास है। नेसेसिटी 100% नेसेसिटी है, हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनिमी, और ओनली एनिमी जिसको मैं गिनता हूँ आजकल, हीरा मंडी को तो हमने गिनना ही छोड़ दिया, वो है चाइना। उसके पास ऑलरेडी 200-250 के आसपास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। ठीक है, चाइनीज चोरी करते हैं, चाइनीज स्टेल्थ अभी वो भी प्रूवन नहीं है। वो तो खैर उनका कोई भी लड़ाई में हथियार तक प्रूव हुआ ही नहीं, लेकिन एब्सोल्युटली। उनके पास है, नंबर्स हैं। तो कल को हम उलझ जाएंगे उनके साथ, तो फिर एक इशू बन सकता है। अभी जो हमारा राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, तो दैट मीन्स कि उसमें कैपेबिलिटी है रडार को बीट करने की, लेकिन स्टेल्थ वो भी नहीं। वो तो अपने आप को स्टेल्थ बोलता ही नहीं है, तो वहाँ एक गैप है। और चाइना ऑलरेडी 6th जनरेशन में जा रहा है, तो ये 5th जनरेशन है F-35। और Su-57 भी 5th जनरेशन है, लेकिन चाइना ऑलरेडी 6th पे तैयारी कर रहा है। तो उस गैप को देखते हुए हमारे पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना, प्रूवन टेस्टेड एयरक्राफ्ट होना जरूरी है। वो एक पार्ट है। अभी F-35 को देखते हैं 2-3 परिप्रेक्ष्य में। पहला, F-35 एज ए मशीन
जो मैंने कहा अच्छा है, स्टेल्थ ओनली स्टेल्थ, दुनिया का एक्चुअल स्टेल्थ। अब B-52 बॉम्बर्स हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट में ये स्टेल्थ, प्रॉपर स्टेल्थ है। और उसके बाद उसकी बैटल वर्दीनेस प्रूवन है। काफ़ी देश इनफैक्ट नाटो के सारे ही देशों के पास ये उड़ रहा है। और कल को हम अगर अपनी इंडियन ओशन रीजन के ठेकेदार जैसे हम बन रहे हैं, तो उसमें अगर हमने कल को जॉइंट ऑपरेशंस करने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड के मेंबर्स हैं। क्वाड आज की डेट में लोग पीछे बढ़ जाएंगे, मिलिटराइज नहीं है, आई एग्री, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा तो उसको पलक एब्सोल्युटली। झपकते ही हो गया। तो फिर हमारी कंपेटेबिलिटी बड़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि जापान के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, यूएस के पास तो है ही है, हमारे पास। तो ये हो गया इसको स्टैंड स्टैंड लोन देखना। लेकिन इसका एक जो एज अ पीस ऑफ मशीनरी, हमें ये भी समझना चाहिए कि इसको काफी लोग सफेद हाथी भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग एलन मस्क। इलेक्ट होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ऐप खड़ा कर दिया। देखिए इसकी कॉस्ट कोई 980 950 980 करोड़ इंडियन रुपीस में है, एक एक एयरक्राफ्ट की। चलो आपने मन मार के एक मर्सिडीज खरीद ली, या आपने एक बहुत अच्छे ऊंची सोसाइटी की लड़की से शादी कर ली, स्टोरी वहां खत्म नहीं होती। इसकी जो मेंटेनेंस है ईयरली, वो 50 करोड़ के आसपास है। अगर ये खड़ा रहे, उसको धक्का मार के अंदर ले आए, धक्का मार के बाहर लाए, तो 50 करोड़ लग जाता है। और कहीं आपने गलती से उसको उड़ा लिया किसी जश्न में, तो 1 घंटे का 35 लाख है। तो ये एक बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड की तरह एक इक्विपमेंट है। अच्छा तो है, डिजायरेबल भी है, लेकिन फिर हमें इसका एक बहुत, और उसको अब जब 57 से कंपेयर करते हैं 100, तो ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट में आता है। प्लस रशिया हमारा टेस्टेड दोस्त है, उसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वो ऑफर कर रहा है साथ में। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्लीट है रशियन एयरक्राफ्ट की, जैसे मेरा हुँ, ये अपना मिग सीरीज की जहाज है, जी। उनसे आराम से Su-57 घुल मिल जाएगा। उनकी जो, जिसको हम इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हैं, जब इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे से चेंज ऑफ डेटा कर सकते हो, एक दूसरे को पहचान सकते हो, जिसको फ्रेंड एंड फो IFF कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो। जब दो जहाज इस स्पीड पे चल रहे होते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं जो आने वाले जहाज को बताते हैं कि ये अपना ही है। तो वो हुँ, वो जो IFF है ना, वो कोई भी देश दूसरे देश से शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर हुँ, वो अमेरिका ने F-35 के साथ हमें दे दिए और फिर रशियन जहाज के साथ में उसको मैच करने की कोशिश की, तो वो टेक्नोलॉजी चोरी होने का खतरा होता है। कल को रशियंस फिर उनको डिसीव कर सकते हैं, रशियन जहाज अपने आप को अमेरिकन की तरह वेश बदल के डिसगाइज कर सकते हैं। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कॉस्ट फैक्टर देखो, रिलायबिलिटी देखो, रशिया टेस्टेड, ये F-35 वॉर टेस्टेड मशीन है, रशिया हमारा वॉर टेस्टेड फ्रेंड है। अमेरिका पे विश्वास है और नहीं भी है, थोड़ा सा दुनिया के सारे व्यूज आपको पता ही है। जी। तो ये एक बड़ा एक मेजर इशू है, जिसको आप सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते दूसरी वो देखने के बाद। और तीसरा ये आता है कि जो हमारा AMC है, जी। वो अभी तो डिजाइन स्टेज पे है। तो एग्ज़ैक्टली मैं आज अगर पहले साहब इसी पे आने वाली थी कि जो आमका की बात करती है, एमसीए है, इस पे काफ़ी लंबा वक़्त पहले ही लग चुका है, काफ़ी डिले इसमें हो गया है। तो ऐसे में हमें तो ज़रूरत तो है फाइटर्स की और दोनों हमारे पास ऑफ़र्स भी हैं। तो क्या ब 3 में से क्या रास्ता है? क्योंकि अभी जो हमारा अपना रास्ता है वो तो बहुत अभी तो उस पे अभी रास्ता खड्डे ही खुद रहे हैं अभी तो। उसको रोलर अभी चलेगा, तो अभी तो बहुत दूर है। हमारे वाला तो अभी बेड टी पे उठा ही नहीं है, वो तो उस बेड में है, जी। उसको छोड़ दो, उसको तो रास्ते बनाने की कोशिश मत करो। बचे ये जी, दो, बचे ये दोनों। तो एक और जो मेजर इशू है वो है S-400 सिस्टम का, जो जी, अमेरिका ने बड़ा हल्ला किया, लेकिन हमने खरीद लिया, अभी तक डिलीवरी का वो चल रहा है। जी, उससे F-35 कंपैटिबल नहीं होगा। वही आइडेंटिफिकेशन फ्रंट एंड फ्रो की बात है कि जी। रडार को ये पहचानना कि अपना जहाज है कि दुश्मन है, उसको दिखता नहीं है, आप 200-300 किलोमीटर पे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे होती है। तो इसका क्या मतलब है, F-35 के साथ में पैट्रियट खरीदना पड़ेगी, कि जिस सेक्टर में आप F-35 फ्लाई कर रहे हो, उसकी अपने डिफेंस के लिए S-400 नहीं लगा सकते, बिकॉज़ S-400 उसको पहचानेगा नहीं। पहचान तो लेगा लेकिन शूट डाउन करेगा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे क्या लगता है कि F-35 के पीछे-पीछे, जैसे अब राफेल की डील हुई थी, आपको शायद याद हुँ। होगा, तो उसकी जी, इनिशियल बिल्कुल। कॉस्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसमें कोई करप्शन और एजेंट का लोगों ने बड़ा हल्ला किया, स्कोप नहीं था। हुँ, लेकिन उसकी इनिशियल कॉस्ट जो कोट हुई थी और जो फाइनल हमें मिली, ऑलमोस्ट डबल हुई। बिकॉज़ जब हमने उस मशीन को देखा, तो फिर हमने कहा कि इसमें परफ्यूम की बॉटल लगा दो, इसमें मैट लगा दो, इसमें एक
स्टीयरिंग कवर चढ़ा दो, है ना, स्टीरियो सिस्टम बोस का लगा दो, तो वो क्योंकि वो ज़रूरत है। ये तो मैं इसको राइट वेन में कह रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि कल को F-35 आए, तो साथ में ये हुँ, कंडीशन जुड़ के आए कि जो पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है इनका पैट्रियट यूएस का, जो उन्होंने पहले हमें बेचने की कोशिश की थी, कहा था S-400 मत लो, ये ले लो। तो हुँ। कहीं वो तो नहीं आ रहा साथ में पैकेज? वो दुल्हन के साथ एक आती है ना सहेली, पुराने ज़माने में आती थी, जी, डोली एक के साथ। खिदमत करने के लिए एक आती थी सहेली, जी। हाँ, तो कहीं साली साहबा ना टपक पड़े। तो वो ये अभी हमें पूरी कहानी पता नहीं है। अब आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन है कि करना क्या है? देखो फैक्ट तो ये है कि गैप है। फैक्ट ये है हुँ, कि अपने भाई साहब तो बेड से उठे नहीं। तो अब 2 सामने खड़े हैं। तो फिर एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों खरीद लें। देखो पैसे हैं तो फिर पैसे फेंक तमाशा देख, है ना? तो इनको तो कोई दोनों खरीदना कितना कंपैटिबल रहेगा? जैसे कि आपने चैलेंजेस की भी बात की, बहुत सारे चैलेंजेस नहीं, हो सकते हैं। फिर इन फ्यूचर जो क्वाड के अलायंस और भी कई सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस सब को लेकर? देखिए हमारा किस्मत अच्छी है कि देश इतना बड़ा है कि अगर हम देश के एक कोने में या एक भाग में एक एयरक्राफ्ट उड़ाएँ और दूसरे में दूसरा उड़ाएँ तो वो भी चल जाता है। हमारे पास ये भी रब की देन है, बड़े देश होने का ये भी फ़ायदा है। जी। अ, क्योंकि F-35 पे डिपेंडेंट होने जो हमने गिन आपको बता दी कॉस्ट उसकी एक है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है कि अमेरिका जिस दिन चाहे उसको किल स्विच करके जैसे F-16 है पाकिस्तान में जब उनको दिए गए, हालाँकि जो कहने और कथनी में फ़र्क होता है, उस टाइम ये कहा गया था कि आप अपने डिफेंस के लिए यूज़ करोगे। पाकिस्तान F-16 अटैक करने के लिए यूज़ नहीं करेगा। हालाँकि F-16 वो जो हमारा एनकाउंटर हुआ था बालाकोट के बाद, वो आया था लड़ने के लिए। तो उस टाइम अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तो हम आपका किल स्विच दबा के तो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, उनके जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट या ऐसे कहीं भी दुनिया में हो, उनको वो बैठे-बैठे पेंटागन में बैठे-बैठे स्विच ऑफ कर सकता है। वो एक बहुत बड़ा ब्लैकमेल है। मेरे को उसकी वरी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का ठीक है रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन अमेरिका अब वो अमेरिका भी नहीं है जो 20 साल पहले था। आपके पास 35 ट्रिलियन और डॉलर का भारत आपके भी वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था। ये भी तो एक हम सवाल। जा रहे हैं और अमेरिका एक्चुअली आप जी। देखिए 35 ट्रिलियन डॉलर का उनके पास कर्ज है और 175 ट्रिलियन डॉलर की लायबिलिटीज हैं कमिटेड। हुँ, तो उनको भी थोड़े हिले हुए हैं। मेरी वरी इसमें F-35 अगर मेरे को अगर पूछो कि मैं अगर नो बोलना चाहता हूँ, मैं जी नो बोलना चाहता हूँ, उसका एक सिंपल रीजन है कि जब F-35 डेवलप हुआ, उसमें लगे चाइनीज कंपोनेंट, जो कि अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स में भी, यूके ने भी यूज किए। इनका वॉरशिप भी डिसेबल किया था चाइना ने बाद में, और यूके का वॉरशिप भी गल्फ में डिसेबल हुआ था। और तभी इन्हें हुआवाई का पंगा पड़ा, फिर उन्होंने उनकी कनाडा से अरेस्ट कराया, उसकी जो चेयरपर्सन थी, जो भी इशू था। अब F-35 में आई बिलीव चाइनीज कंपोनेंट को हटा लिया गया है, लेकिन चाइनीज स्पाइंग की जो मास्टरी है दुनिया में, और दुनिया ऑलरेडी कहती है कि जो चाइनीज स्टेल्थ है 5th जनरेशन, वो F-35 से चोरी की हुई टेक्नोलॉजी से बना है। उधर वो डेवलप हो रहा था और चाइनीज उसकी जासूसी कर रहे थे। अगर ऐसा है सीन, तो इस एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका किल स्विच दबाए ना दबाए, जब हम उड़ाएंगे चाइना के खिलाफ, जो कि हमारा नंबर 1 एनिमी है, उस टाइम चाइना उसको कैसे डिसरप्ट कर सकता है? क्या चाइना उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ ढूंढ लेगा? बिकॉज उनको अगर पता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली आपकी सरफेस ऐसी होती है कि आप रडार के वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, उसको आप ऐसे घुमा गोल कर देते हो। अगर आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन के टाइम पे इनका स्टेल्थ हेलीकॉप्टर क्रैश जी। हुआ था और अमेरिका ने उसको बर्बाद किया था। वो नहीं चाहते थे कि उसका कोई भी पार्ट चाइनीज, हालांकि चाइनीज ले गए बाद में उसके टुकड़े, उनके पास जाए। तो अगर चाइनीज के पास वो इनपुट्स हैं कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को काउंटर कैसे करना है, या स्किल स्विच टाइप, क्योंकि इसके कंपोनेंट यूज तो हुए थे पहले, उसका हुँ, कोई रेप्लिका तैयार करके अगर हो, तो फिर हमें बहुत बड़ा खतरा है, ये ना हो कि हमारा जहाज पे खड़े रह जाए। तो इसलिए सिर्फ F-35 खरीदना तो मैं एडवोकेट नहीं करता, लेकिन अब हमें F-35 को तीसरी एंगल से देखना पड़ेगा, एज ए पैकेज। अगर अमेरिका हमें जेट इंजन दे रहा है, जो कि प्रॉमिस कर रहा है, जी, अगर वो मैरीटाइम रिकॉनेसेंस जहाज जो है, जो इसमें पोसिडन जो लद्दाख में भी उड़ा था जब गलवान हुआ था, वो जी। भी दे रहा है, रैप्टर्स और दूसरे ड्रोन्स भी दे रहा है, और साथ में इंसिस्ट कर रहा है कि ये सब चाहिए तो ये भी लो हुँ, दहेज में, तो फिर हमें लेने पड़ेंगे। क्योंकि फिर आप F-35 को अकेले नहीं देख रहे, आप F-35 को एक पैकेज का डील देख रहे हो, और हुँ, उसमें अगर आपको वो ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश को भी संभाल लो, जो करना करो, तो जी। देखो उस लेवल पे बड़े हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब नो कहोगे F-35 को। अभी हमारी मीडिया में आप देखिए कुछ लॉबी है जो F-35 F-35 कोई Su-57, तो वो तो पैसा फेंक तमाशा देख। बट ये प्रॉब्लम्स दोनों तरफ है।
इसलिए मैंने कहा, अगर हमारे पास नोट हैं, इतने पैसे हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप 10 F-35 खरीद सकते हो, तो उसी पैसे में 20 Su-57 भी खरीद सकते हो। लेकिन तो कर्नल मेरी साहब, सुखोई 57 में भी तो चाइनीज़ कंपोनेंट का चैलेंज वहाँ पे भी आता है, रशिया भी यूज़ करता है, तो ऐसे में हम पूरी तरह से तो देखो रशियन पार्ट्स रशियन जहाज़ों में चाइनीज़ पार्ट कितने हैं, इसका आई एम नॉट वेरी श्योर। रशिया अपने आप सेल्फ सस्टेन्ड कंटेन्ड है अपनी बनाने के लिए। दूसरा, जी, जब वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमें टीओटी कर रहा है, हमारे पास दे रहा है, जी। तो हमारे पास लीवरेज आ जाती है कि हम उसको जो भी करना चाहें। बट आपका पॉइंट वैलिड है, मुझे को उसके बारे में 100% जानकारी नहीं है। बट रशिया, मेरे को लगता है नहीं कोई भी देश ना चाइनीज पार्ट के ऊपर अपनी इतनी बड़ी मशीन नहीं बनाएगा जिसमें इतना बड़ा रिस्क है। चाइनीज पार्ट, फिर चाइनीज आपको पता ही है उनकी। तो दोनों ले लो आप, पैसे हैं तो दोनों लो। इधर दोस्ती भी निभ जाएगी, पैकेज भी पूरा आ जाएगा, उधर पुरानी दोस्ती भी चल जाएगी। तो ये डिसीजन है। मैं तो कहता हूँ घर नहीं चलता लोगों से, देश चलाना बहुत मुश्किल है। ये तो बैठ के 18-18 घंटे मोदी साहब ये कुछ तो करते हैं, ये तो डिस्कशन होता होगा। बट एग्ज़ैक्टली। बॉटम लाइन, अगर मेरे को आप पूछोगे फाइनल क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई एयर फोर्स को पूछो, जिन्होंने उड़ाना है, जिन्होंने लड़ना है, उनको इग्नोर मत करना अपनी डील में। विच आई एम श्योर गवर्नमेंट विल कंसल्ट आवर टॉप एयर फोर्स लीडरशिप, और जो जो वो डिसाइड होता है वो महादेव करके ले लो। दिस इज हाँ, ऑल वो तो ओवर। है। लेकिन हम कितने स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, क्योंकि हम पाकिस्तान की आपने बात की, चाइना 6th जनरेशन फाइटर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन है। हमारे पास अभी ऑफ कोर्स कमी है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी अभी हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और हम कितना-कितना हमें लेना चाहिए? दोनों, अगर हम सुखोई और दोनों की बात करते हैं F-35। देखिए एक स्क्वाड्रन में 12 से 24, अब 18 मान के चलिए हमारे नॉर्मली, क्योंकि उससे फ्लाइट्स होती है, कितनी फ्लाइट डिपेंड करता है इक्विपमेंट के हिसाब से, रोल के हिसाब से, तो अब 18 जहाज के हिसाब से मान के चलिए। अभी सबको पता है कि हमारे जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए, उससे ऑलमोस्ट 30% हमारे पास नहीं है। हुँ, तो ज़रूरत तो है, लेकिन अब उसको फिर कॉन्टेक्चुअल बात आ जाती है। हुँ। आज चाइना ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रखा है, जो कि 3-4 साल चलेगा। हमारे ऊपर अमेरिका भी मेहरबान है, वो भी चलो जब तक चलता चलेगा। साथ में ड्रोन्स ने इतनी प्रोग्रेस की है यूक्रेन वॉर में, कि ड्रोन्स ने टैंक्स की तो बत्ती बंद कर दी, और ड्रोन्स ने कैपेबिलिटी शो की है कि आप 1000 करोड़ के जहाज के बदले में, उतने में आप 2-3 हजार ड्रोन उड़ा दो। और आज के ड्रोन वो हैं जो 100-100, 150-150 किलो लोड उठा लेते हैं। तो कोई भी आर्मामेंट आप कहीं भी ड्रॉप करवा सकते हो। फिर ड्रोन जैम भी होते हैं। ऑफ कोर्स एयर फोर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते आज की डेट में। अगर आपको, स्पेशली अगर से आप सी में ऑपरेट कर रहे हो, इंडियन इन ओशन में कुछ होता है, तो फ्लीट जा रही है हमारी, एयर फोर्स एयर कवर चाहिए होता है। कहीं कैपेबिलिटी ड्रोन्स में है, कहीं नहीं है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली, मैं उन फिगर्स में नहीं जाता, हम ये मानते हैं कि हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए सपोज। हुँ। तो अभी थोड़ा जो पीस चल रहा है, थोड़ा सा पीस जो विंडो है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओके, हम 10 के 10 नहीं खड़े करेंगे, हम 6 परचेज करते हैं। 6 में से हम 3-3 कर लें, 4-2 कर लें, ऐसे कॉम्बिनेशन करके कर सकते हैं। और जो बैलेंस है वो होपफुली अपना एएमसीए जब जागेगा तो, लेकिन उसमें मेरे एक इशू ये, जब तक एएमसीए जागेगा तो दुनिया 6th जनरेशन में चली जाएगी। तो एक एब्सोल्यूटली। पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आ रहा है कि आप ऐसे करो, अभी के सारे खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, और एएमसीए को बंद करो, और एएमसी के प्रोजेक्ट को 6th जनरेशन पे डाल दो। जो सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन वो लॉजिक है। क्योंकि अगर आज आज से 10 साल बाद एएमसीए ना आना है, जब तक 6th जनरेशन, हो सकता है लोग 7th जनरेशन में जा रहे हो उस टाइम, तो फिर फिर फायदा चाइना क्या ने है? 6th जनरेशन डेवलप कर लिया, तो तब तक तो 7th या 8th जनरेशन पे पहुँच जाएगा। जाएगा। तो फिर क्या ये मेरिट है कि आप अभी वाला पूरा खरीद लो, 5th जनरेशन में बनाने की कोशिश मत करो, और सीधे 6 में जाओ। मगर उसमें टेक्निकल गैप ये है कि अगर वो 5th नहीं बना तो 6 कैसे बनाओगे? सो 6 विल बी 1 स्टेप अहेड ऑफ 5th ना, तो आप कूद तो सकते नहीं। हुँ। टेक्नोलॉजी का जो गैप है, उसको आप जंप नहीं मार सकते। तो हम पिछड़ गए हैं। लेट्स लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम अच्छा, पिछड़े करण हैं। साहब, ये जो सवाल, अब ये जो बात आपने बोली, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इसरो की बात आती है, हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन जब बात आती है इंजन बनाने की या इस तरह की एयरक्राफ्ट, ये सारी टेक्नोलॉजी में हम इतना पीछे क्यों रह जाते हैं? हमारा डीआरडीओ इतना क्यों थका हुआ है? क्योंकि हमारी बड़ी देश प्रेमी सरकारें यहाँ पे रही हैं। हमारे पास एक जहाज था मरूत, हुँ, जो जिस टाइम वो आया था, तो लोग बाहर से स्टडी करने आते थे। हुँ,
आपको ये भी शायद याद होगा या पता होगा कि हमारे बाबा साहब को एयर क्रैश में मारा गया था। जी, हमारा सैबोटाज भी हुआ है। हमारी सरकारें भी यहाँ इतनी अजीब-अजीब किस्म की आई हैं कि उन्होंने इग्नोर भी किया है और एचएएल में भी बड़ी प्रॉब्लम, एचएएल की अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऑर्गेनिक जी, प्रॉब्लम। जैसे आपने जी, सही कहा, इसरो डेवलप कर रहा है, डीआरडीओ में भी, अब देखो डीआरडीओ में मिसाइल्स बड़ा अच्छा कर रही है, बाकी डीआरडीओ भी बीच में कभी सो जाता है। जी। तो अकाउंटेबिलिटी जो आज फिर भी एयर चीफ ने उठ के एचएएल के मुँह पे बोल दिया, इससे पहले किसी ने नहीं एग्ज़ैक्टली बोला अभी था। 2-3 ये दिन पहले ही बोला है कि एचएएल को मैं पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकता। जी, और बड़ी बात है। एचएएल को अगर अगर बोला इतनी बड़ी बात, तो नेचुरली वो सिग्नल होता है कि बोलो, ऐसे नहीं कोई बोलता, बिकॉज़ ही इज़ होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। हुँ, तो जिसको हमारे फौजी लैंग्वेज में कहते हैं, डंडा जो एचएएल को अब लगना शुरू हुआ है। पहले एचएएल की बहुत पॉलिटिक्स हो गई थी, आपको याद हुँ, होगा। एचएएल डूब गया, एचएएल का ये हो गया, फिर एचएएल के शेयर्स ऊपर आ गए, फिर कमर्शियलाइज़ उसमें चले गए। हुँ, इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है। हमारे ही देश के नौजवान दूसरे देशों में जाके, अमेरिका में जाके उनके जहाज भी बनाते हैं, उनके सैटेलाइट भी बनाते हैं, उनके रॉकेट्स भी बनाते हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल। यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम देने हैं, हमने यहाँ लोगों को खुश करके रखना है, हमने हर चीज़ यहाँ कमर्शियलाइज़ कर रखी है, तो हमारे सिस्टमिक इश्यूज़ हैं इंडिया में, इसलिए टैलेंट की कमी नहीं है। और सही बात है, अगर आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल बना रहे हो, आप एक सैटेलाइट बना रहे हो, आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, दैट टू कॉस्ट आपके इफेक्टिव दिमाग अमेरिका से को 1/4 में आप हर साल काम कर रहे हैं, जितना आपने अमेरिका एंटी कर एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, और आप बिल्कुल। कभी मार्स पे उधर लैंड कर रहे हो, कभी चाँद के इधर लैंड कर रहे हो, तो ये सूरज हो पे जाना पहुँचे चाहिए। आदित्य एल जी, 1 सूरज। इमेजिन। तो इसमें सैबोटाज, अकाउंटेबिलिटी का एब्सेंस और लोगों का यहाँ से भाग के बाहर जाना, तो ये हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। और सैबोटाज तो है ये आप मान के चलिए, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, हमारे तो एयर फोर्स के टेस्ट पायलट तक कोई बाइक के एक्सीडेंट मारा जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो गया था बीमार होके हो गया कुछ, वो कहानियाँ जो कि पब्लिक स्पेस में नहीं है और हमने भी दबा के रखी है। तो ये इश्यूज़ हैं। दीज़ आर सम ऑफ द रीज़न्स, अदरवाइज़ लॉजिक नहीं बनता, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो सबोटाज की जो बात करें कल साहब, ये सबोटाज क्या कुछ एंटी इंडिया एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें या फिर कुछ इंटरनल ये आप इश्यूज पे आप ध्यान ले जाना चाह रहे हैं? या एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरेस्ट यही होता है ना कि हम डेवलप अपनी तरक्की ना कर पाएँ। हम हुँ, काउंटर्स उनके ना बना पाएँ, तो यूज़ तो हमारे अपने अंदर के होते हैं ना। एब्सोल्युटली। अब हमारे अंदर जो एक मैंने कल ही एक इंटरव्यू में 2 इंटरव्यू में एक चीज़ बोली कि अभी टाइम आ गया कि देश में इमरजेंसी लगा दो 6 महीने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे जजेस को रोहिंग्या के बच्चों की एजुकेशन की बड़ी फ़िक्र हो गई, अपने बच्चों की किसी ने परवाह नहीं की, कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ ना एक इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है, और अभी-अभी यूएसएड बंद हुआ है, तो यहाँ बड़ी सारी एड्स आती हैं। यूएसएड तो एक है, अभी जब बात निकलेगी दूर तक जाएगी। तो जितने बेनिफिशियरी हैं, ये वो लोग हैं जो इनके लिए काम, अब देखिए स्टरलाइट का प्लांट बंद करा दिया। क्लियर सैबोटाज है। जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कल आप उसको इम्पोर्ट करने पे आ गए। जैसे आप इम्पोर्ट करने पे आते हो, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सैबोटाज तो हमारी पब्लिक व्यू में सामने होता आया है, कोई नई हुँ, बात नहीं है। बाबा साहब को मारने के लिए पूरी कमर्शियल फ्लाइट उड़ा दी सीआईए ने, और साथ में 100 बंदे भी मार दिए। दे आर रूथलेस। और जो उनको टारगेटेड एक-एक को मारना या कुछ करना है, क्रिपल करना है, तो फिर हमारे अंदर इतने बैठे हुए हैं लोग जो ऐसे काम में उनकी कोऑपरेट करते हैं पैसे के कारण। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सच है, हम इसे आँखें बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन सच है। हमारे बहुत सारे प्लान्स सैबोटाज हुए हैं, एक नहीं, बहुत सारे। मैं मारुति की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप गूगल करके देखिए, उस टाइम दुनिया आके देखती थी, और आज भी लोग कहते हैं कि वो जो मारुति का डिज़ाइन था, वो आज के 4th और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए फिट था, लेकिन वहीं पे शेल्फ कर दिया गया, बंद। बिल्कुल और आपने ये जो एयर चीफ के बैन की बात की जो पिछले अभी 2-3 दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने F-35 को लेकर भी बात कही कि ऐसा पॉसिबिलिटी है जो चर्चाएँ हो रही हैं। अब फाइनली वो खबर भी आ गई कि हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो ऑफ़र भी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आया। हालाँकि रशिया की तरफ से पहले ही ऑफ़र आया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अमेरिका ने भी प्रोडक्शन के लिए ऑफ़र किया है कि आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, को-प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो एचएएल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, क्या अब हम डीआरडीओ में या फिर हम जो हमारी हम इस सब की आमगा की भी बात करें, इसमें थोड़ी स्पीड आएगी, सरकार की तरफ से थोड़ा डंडा आएगा, ये सारे इशारे उसी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए। किसी एयर चीफ ने आज तक ऐसे नहीं बोला। किसी एयर चीफ ने ये नहीं कहा कि आत्मनिर्भर तो ठीक है, देश की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब वो गाली तो नहीं निकालेंगे ना, हैं तो एब्सोल्युटली। पंजाबी हैं, हैं तो पंजाबी हैं।
मन करे तो एमसीबीसी कर देते, लेकिन नहीं करेंगे, उनके अब उस स्टेटस की एक वो है, गरिमा है। बट पॉइंट तो कन्वे हो गया। और जैसे ही गवर्नमेंट कर रही है और हमने देखा है, एक रिस्पॉन्स आना ऑलरेडी चेंज हो गया। और बेस्ट थिंग इज़ अंबर कि एटलीस्ट टैंक्स और बाकी में प्राइवेट इंडस्ट्री आ गई। जहाँ डीआरडीओ सो रहा था, हुँ। वहाँ अभी टाटा आ गया, महिंद्रा आ गया, हमारे बख्तरबंद गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइट टैंक बन रहे हैं, तोपें तक बननी शुरू होगी। तो अगर ये नहीं जागेंगे तो विल हैव समथिंग एल्स। वो तो देखो दुनिया नियम रुकता, दुनिया रुकती नहीं ना घूमने से, क्योंकि आप सो रहे हो। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि वो सच है, और ये होगा, ये है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम कितना पिछड़ेंगे। क्योंकि देखो आपने सडनली क्या किया, हीरा मंडी को टैकल करते रहे, बराबरी करते रहे, हीरा मंडी वाज नोवेयर। देखो उनको तो कष्ट ही कोई नहीं, उनके पास ना फर्स्ट जनरेशन ना फिफ्थ जनरेशन से बाहर से खरीदा, उनको तो चक्कर ही नहीं, उनका एम का शैम का तो है ही नहीं। सडनली हमने रिकॉग्नाइज किया चाइना हमारा एनिमी है, जो कि फर्नांडिस साहब ने बोला था, तो उस टाइम दुनिया उनके पीछे पड़ गई थी। 20 साल पहले जब उन्होंने बोला था, उस टाइम अगर हम रिकॉग्नाइज किया होता तो शायद हम भी किसी तो हमारी रेस हमने लगा रखी टट्टू के साथ। फाइनली सडनली हमने रियलाइज किया टट्टू तो साइड पे रह गया, घोड़ा खड़ा हो गया चेतक सामने, अब भागने की पड़ गई। तो थोड़ा सा हम भी व्हाइट एलिफेंट है ना, ये बनानी पड़ेगी ऑफ F-35 कोर्स, हमारे थोड़ा भी है। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, खुद को उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उतना ट्रेन भी होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा आप खाना बिना वाना ट्रेन खाना के पड़ेगा। दौड़ जाएँ। हाँ, टाइम या इट विल हैपन, आई एम श्योर। बिल्कुल, आपने बात की चाइना की, चाइना को लेकर अभी सैम पिट्रोडा ने बयान दिया, आई एम श्योर आपने सुना होगा, जिसमें वीडियो में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, इंडिया को बोला है कि इंडिया अग्रेसर है, खुद से हम कन्फ्रंटेशनल मोड में रहते हैं और चाइना को दुश्मन मान के बैठे हुए हैं, ऑल दैट बहुत सारी बातें कही। जो ये नकाम था, चाइना का एजेंडा किस तरह से ये सर्व कर रहे हैं। अब देखिए, अब आज का जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, लोगों के पास हर तरह की जानकारी, आज भी चाइना का एजेंडा कांग्रेस पैडल कर रहा है। बड़ी अजीब-सी बात है, जबकि लोग समझ रहे हैं और इसी वजह से उनको चुन के भी नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं चाइना का एजेंडा पैडल करने में। अंबर जी, जिस पार्टी ने एमओयू साइन किया हो चाइनीज सीसीपी के साथ, और आज तक देश के किसी जज की हिम्मत नहीं हुई, हमारे गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई, मैंने मान लिया। हमारी गवर्नमेंट तो बेचारी युधिष्ठिर है ना, वो किसी को तंग नहीं करती। नेशनल हेराल्ड में भी बड़ा गुमो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेल शेल में चलते रहो। जुडिशरी क्या कर रही है? उनको तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर सुओ मोटो लेने की आदत है ना। रोंगियों के बच्चों की फिगर है। किसी ने पूछा वो एमओयू या क्लियर, आप कह रहे हो ना आईटी एज है, हमें सबको पता है कि एमओयू साइन हुआ, उस एमओयू में लिखा क्या था, किसी को नहीं पता। एग्ज़ैक्टली, आज तक किसी ने नहीं पता 2008 में जो एमओयू हुआ था, उसके अंदर क्या था, क्या लिख के आप क्या उसमें ये लिखा होगा ना कि आप अपना देश बेचेंगे, आपके मुंह पे हड्डी फेंकी जाएगी। और अब जो आपने पॉइंट बोला, उस वही तो रीजन है कि सीटें तो इनको मिलती नहीं, गवर्नमेंट तो मिलती नहीं, तो जहाँ से पैसे मिलते हैं वहां तो वही भोंक लो उसके तरफ मुंह करके। तो हालाँकि एमओयू भी है जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये सैम पिट्रोडा हमेशा उल्टे-सीधे बयान देते हैं, कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ लेती है, यहाँ तक कि उनको पार्टी से भी निकाल देती, फिर थोड़े दिन बाद वो फिर पार्टी में आ जाते हैं, फिर वही बयानबाज़ी शुरू हो जाती। वही सांप-सीढ़ी खेलते रहते हैं। ये एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। मैं लोग पप्पू, मैं भी पप्पू को पप्पू कहता हूँ, मैं मज़ाक में कहता हूँ, मुझे पूरा पता पप्पू नहीं है, वो जो बोलता है, उसके पीछे एक इंटेंट होती है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। और ये जो बेवकूफ़ों करके किसी को निकालो, किसी को देखो, एक संजय झा को निकाला हुआ है, वो उनको इतना डिफेंड करता है जैसे शायद आप ना करो अपने आप को, जितना संजय हुँ। झा निकलने के बाद ये तो इनकी खेलें हैं ये। और ये जी, करतूतें सोशल मीडिया के आने के बाद दुनिया देख चुकी है, अदरवाइज़ यही गेम खेल-खेल के इतने साल तो बेवकूफ़ बनाया देश को। अब नहीं चल रहा तो फिर क्या दूसरा सोर्स क्या है, जो जहाँ से पैसे मिलते हैं उनके लिए काम कर रहे हो, तो चाइनीज़ पैसे फेंक रहे हैं, तो ये भौंक रहे हैं, लेट देम बिल्कुल। भाग। बिल्कुल, और वो समझ में भी आ रहा है कि चाइना किस तरह से या चाइना का एजेंडा ये लोग आज तक पैडल कर रहे हैं। चाहे विदेश में बैठे हुए सैम पिट्रोडा हो या फिर देश में बैठे हुए राहुल गांधी हो। और F-35 और सुखोई 57 को लेकर जो हम बातचीत कर रहे थे, उसमें भी कल साहब ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कौन-सी डील और क्या हम मिक्स करके भी एक डील बना सकते हैं। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है, कैसे ये डील फाइनलाइज़ होती है, क्योंकि अब F-35 को लेकर तो राफ़ेल की तरह ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनलाइज़ होने की उम्मीदें हैं, वैसे ही इनिशिएट किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आगे किस तरह से ये हो पाता है, वो हम आगे आने वाले समय में उस पर चर्चा करेंगे। कल साहब बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने इतनी सारी डिटेल्ड जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।